गाइस, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने अभी तक देखा कि वो सोल्जर्स पहली बार विशाल समुद्र को देखते हैं और एरन उस समुद्र की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तो आर्मिन, अगर हम उस तरफ वाले सभी सोल्जर्स को मार गिराएं तो क्या हम आजाद हो जाएंगे। और अब इसके बाद 4 साल बीत जाते हैं। हम एक वॉर जोन को देखते हैं। ये जंग पावरफुल देश मार्ली और मिड ईस्ट फोर्सेस के बीच में चल रही है। अब क्योंकि दूसरे देशों के पास टाइटन्स की पावर नहीं थी, तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ही ज्यादा तरक्की कर ली है और अब दूसरी कंट्रीज के पास एंटी टाइटन मिसाइल्स भी हैं, जिनसे ये किसी भी टाइटन को मार गिरा सकते हैं। अब इसी वॉर के बीच में हम फॉल्को नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं और उसके दोस्त उसके सिर पर पानी डालकर उसे याद दिलाते हैं कि हम 4 साल से चल रही वॉर के बीच में हैं। ये चारों वॉरियर कैंडिडेट्स थे और इनका नाम है गाबी, उडो और जोफिया। इसके बाद हम देखते हैं कि गाबी सरेंडर करने का नाटक करते हुए एनिमीज के सामने जाती है और एक ट्रेन के सामने कुछ बॉम्ब्स को फेंक देती है, जिसके फटने की वजह से वो ट्रेन पलट जाती है। अब उन एनिमीज को गुस्सा आ जाता है और वो गाबी के बच्चे होने का भी लिहाज नहीं करते और उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। पर तभी जॉ टाइटन वहाँ पर आ जाता है और गाबी और फाल्को को दुश्मन की गोलियों से बचा लेता है। और ये वही टाइटन है जो कि ये मेरे के पास था, पर अब फाल्को नाम का एक सोल्जर इसका होल्डर है। इसके बाद एक एयरशिप के जरिए कई सारे एलियंस को पैराशूट के जरिए नीचे फेंका जाता है। इन सभी को टाइटन इंजेक्शन लगाया गया था और तभी हम जीक को देखते हैं, जो कि जोरों से चिल्लाकर इन सभी को टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म कर देता है और ये सभी के सभी एलियंस माइंडलेस टाइटन्स में ट्रांसफॉर्म होकर बारिश की तरह फोर्ट के ऊपर गिरने लगते हैं। और इसके बाद राइनर भी एयरशिप से नीचे कूद जाता है और वो भी आर्मर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर दुश्मनों पर अटैक कर देता है। आर्मर टाइटन और जॉ टाइटन मिलकर सभी दुश्मनों को मार देते हैं। अब बारी थी जीक की, जो कि एक पैराशूट से कूदकर बीस्ट टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने हाथ में कई सारे बॉम्ब्स को भरकर समुद्र के किनारे आ रही सभी की सभी बैटल शिप्स के ऊपर मारता है और सभी शिप्स को तबाह कर देता है। और इसी के साथ मार्ली कंट्री ने इस वॉर को जीत लिया था। पर अब इन्हें रियलाइज हो जाता है कि इनकी टाइटन पावर्स इंसानों की टेक्नोलॉजी के सामने थोड़ी कमजोर पड़नी शुरू हो गई है और अब इन्हें जितना जल्दी हो सके फाउंडिंग टाइटन की पावर को हासिल करके फिर से स्ट्रांग होना होगा। दूसरी तरफ हम मार्ली जनरल्स को देखते हैं, जो कि यही डिस्कस कर रहे होते हैं कि टेक्नोलॉजी के सामने हमारी टाइटन पावर्स कमजोर पड़ रही हैं और अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये टाइटन्स इनके किसी भी काम के नहीं रहेंगे और हमें भी अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाहिए। जीक उन सभी को कहता है कि उन्हें अपना पैराडाइस आइलैंड वाला मिशन फिर से शुरू करना चाहिए और फाउंडिंग टाइटन की पावर को हासिल कर लेना चाहिए। अगर वो ताकत इनके हाथ लग गई तो उनकी सराउंडिंग्स में जितनी भी कंट्रीज हैं वो इनके नाम से ही थर थर कांपने लगेंगे। अब मीटिंग खत्म होने के बाद मेगाथ, जो कि इन सभी का कमांडर है, वो जीक से कहता है कि पिछले 4 सालों में हमने 32 शिप्स भेजी हैं पैराडाइस आइलैंड पर उसमें से एक भी वापस लौट के नहीं आई। इधर दूसरी तरफ राइनर को मिकासा का सपना आता है और वो जाग जाता है। राइनर के साइड में ही फाल्को बैठा हुआ था, जिसके पास अभी जॉ टाइटन है, जो कि उसने ये मेरे को खाकर लिया है। तभी पीक वहाँ पर आ जाती है, कार्ड टाइटन की होल्डर। पीक राइनर से कहती है कि तुम्हें गाबी और बाकी के बच्चों से मिलना चाहिए, उन्हें तुम्हारी बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही है इस वक्त। बाहर हम उन चारों को देखते हैं। उडो को चिंता थी कि अगर टाइटन्स की कोई भी वैल्यू नहीं रही तो एलियंस का क्या होगा भाई, वो लोग तो इनको मार देंगे। फिर शाम को ये सभी लोग एक ट्रेन में बैठकर अपने गांव लाइबेरियो की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले दिन ये सभी लोग अपने होम टाउन लाइबेरियो पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं कि एलियंस शहर के एक अलग ही कोने में रहते हैं, जिसे कंटेनमेंट जोन कहा जाता है, जो कि दीवारों से घिरा हुआ है। सभी के सभी सैनिक अपनी फैमिली से मिलते हैं। अगली सुबह जीक बाकी के वॉरियर्स के साथ एक मीटिंग रखता है। जीक इन्हें बताता है कि अब इन्हें जल्द से जल्द पैराडाइस पर अटैक करना होगा। पहली वजह तो वो फाउंडिंग टाइटन है और दूसरी वजह पैराडाइस आइलैंड पर नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार है, लेकिन इसके लिए इन्हें टाइलर्स की हेल्प लगेगी, जिन्होंने द ग्रेट टाइटन वॉर में राजा फ्रिट्ज को हराने में काफी हेल्प की थी। और जीक उन सभी को बताता है अभी कुछ ही दिनों में टाउन के अंदर एक ग्रेट फेस्टिवल करवाया जाएगा, जिसमें दुनिया भर के बड़े बड़े लोग शामिल होंगे और इसी फेस्टिवल में टाइलर फैमिली पैराडाइस आइलैंड पर एक जंग का ऐलान करेगी। अब इसके बाद हम उसी दिन को देखते हैं जिस दिन शिगांशिना डिस्ट्रिक्ट पर हमला हुआ था, जहां ब्रेथोल्ड कोलोसल टाइटन बन के शिगांशिना का डोर तोड़ देता है। और डोर तोड़ने के बाद जब ब्रेथोल्ड वापस अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता है तो वो अपने पास उसी स्माइलिंग टाइटन को देखता है, जो कि डेयाना थी, लेकिन वो ब्रेथोल्ड को कुछ किए बिना ही वहां से चली जाती है। और इसके बाद राइनर दूसरा गेट भी तोड़ देता है और अब इस केओस के बीच में ये लोग रिफ्यूजी शेल्टर्स के बीच में घुस जाते हैं और किसी को भी इन पर शक नहीं होता। और इसी जगह पर हम आर्मिन, मिकासा और एरन को भी बैठा हुआ देखते हैं। और फिर ब्रेथोल्ड, राइनर और एनी ने ट्रेनिंग कॉर्प्स को ज्वाइन कर लिया था। एनी उन सभी से कहती है कि उस फाउंडिंग टाइटन को बाहर निकालने का कोई ना कोई हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब राइनर एक प्लान बनाता है कि हम दूसरी वॉल रोज को भी तोड़ देंगे। वो फाउंडिंग टाइटन अपने लोगों को बचाने के लिए सामने जरूर आएगा। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि राइनर एक राइफल को लोड करके सुसाइड करने ही वाला होता है कि तभी फॉल्को वहाँ पर आ जाता है और उसे आवाज आती है उसकी, जो उसी रूम के बाहर ट्रेनिंग करके घर जा रहा था अपने वापस। और राइनर डिसाइड करता है कि उसे फॉल्को और बाकी के वॉरियर कैंडिडेट्स के लिए जिंदा रहना होगा। इसके बाद फॉल्को एक हॉस्पिटल के पास से गुजर रहा था कि तभी वहाँ उसे एक घायल सिपाही मिलता है। फॉल्को उसके पास जाकर बैठ जाता है। ये घायल सिपाही कोई और नहीं बल्कि एरन है, जो कि चुपके से मार्ले में घुस चुका है और अंडर कवर होने के लिए उसने अपना एक पैर भी काट लिया था ताकि किसी को भी उस पर शक न हो। पर एरन अपने पैर को कभी भी हील कर सकता था और एरन उस बच्चे को अपना नकली नाम क्रूगर बताता है। और क्रूगर फॉल्को से एक हेल्प मांगते हुए से कहता है, मैंने अपनी फैमिली को एक लेटर भेजना था, क्या तुम इसे पोस्ट कर दोगे? फॉल्को कहता है, अरे हाँ अंकल, बिल्कुल बिल्कुल, दो मुझे। और फॉल्को वो लेटर पोस्ट कर देता है। इसके बाद शाम को कमांडर मेगाथ को पता चलता है कि टाइबर फैमिली यहाँ पर आ चुकी है। इसके बाद ये दोनों उनसे मिलने जाते हैं। विली टाइबर उन दोनों का स्वागत करता है। विली इस टाइबर फैमिली का करंट हेड है और हमें यहाँ पर पूरी की पूरी टाइबर फैमिली भी देखने को मिलती है। और विली मेगाथ से कहता है कि वो आने वाले फेस्टिवल में सब कुछ रिवील करने वाला है। इसके बाद हम फाल्को को देखते हैं, जो कि पीक को जमीन पर रेंगते हुए देखकर शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि
क्योंकि पीक वही कार्ड टाइटन थी और उसे अब 4 हाथों पर चलने की आदत पड़ चुकी थी। और थोड़ी देर बाद ही ये लोग राइनर की एक मीटिंग पर जाते हैं जहाँ ये पैराडाइज आइलैंड पर अटैक करने का एक प्लान डिस्कस कर रहे थे। राइनर यहाँ जनरल को पैराडाइज आइलैंड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन देता है कि कौन सी दिशा में पहरा ज्यादा होगा, लेकिन ये जनरल राइनर की ही बेइज्जती कर देता है। अच्छा भाई तू सिखाएगा मुझे, हैं तेरे को बहुत पता है। और वो उन सभी को बाहर निकाल देता है। अब अगले दिन उस फेस्टिवल के शुरू होने से पहले एक बहुत बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है जिसमें पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं। और तभी विली वहाँ पर अपनी स्पीच देने आता है और उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं बहुत ज्यादा। विली उन सभी से कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप सभी को कल होने वाले फेस्टिवल में इनवाइट करता हूँ जो कि इंटरमेंट जोन के अंदर होने वाला है, जिसमें सभी एल्डियंस रहते हैं। मुझे पता है आप सभी को टाइटन से नफरत है और मैं भी यही चाहता हूँ कि सभी का सफाया हो जाए, और इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सॉल्यूशन है जिसे मैं कल डिस्कस करने वाला हूँ। अब कल रात को वो इवेंट शुरू होने ही वाला था कि तभी फॉल को भागकर राइनर के पास आता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। जीक और एक और सोल्जर भी वहाँ पर खड़े होते हैं और जीक उसे कहता है, हाँ हाँ ठीक है भाई, अभी टाइम है, जा सकते हो तुम राइनर, जाओ जाओ। और फॉल को राइनर को एक बिल्डिंग के बेसमेंट के अंदर लेकर जाता है और यहाँ पर आकर राइनर एरन को देखता है जो कि उसके सामने बैठा हुआ था। एरन बोलता है, कैसे हो राइनर, 4 साल हो गए हमें मिले हुए। और राइनर भी पहली बार में ही एरन को देखकर पहचान जाता है। एरन कहता है, हमें बहुत सारी बातें करनी है राइनर, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। राइनर को एरन को अपने सामने बैठा हुआ देखकर यकीन नहीं आ रहा था अपनी आंखों पर। फिर राइनर एरन को चेयर पर बैठने के लिए बोलता है। राइनर उसकी बात मानकर बैठ जाता है और फाल्को कहता है, ठीक है तो मैं जाता हूँ बाकियों के पास। लेकिन एरन फाल्को को यहीं पर रहने के लिए कहता है। इधर दूसरी तरफ कैप्टन मेगाथ सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहा था और अपने सोल्जर से कहता है कि अगर कोई बंदा हल्का सा भी सस्पिशियस लग रहा है उन्हें तो जल्दी से जल्दी मुझे रिपोर्ट करना, क्योंकि इस फेस्टिवल में मार्ली कंट्री के सभी खास जनरल्स आ रखे थे। वापस बेसमेंट के अंदर राइनर एरन से पूछता है, हाँ तो एरन क्या करने आए तुम यहाँ पे? और एरन उसे बोलता है, मैं वो ही करने आया हूँ यहाँ पर जो तुमने पैराडाइज आइलैंड पर किया था। अब ये सुनकर राइनर की हालत खराब हो जाती है और वह समझ जाता है कि एरन उन पर अटैक करने वाला है। अब तभी एरन को आवाज आती है विली की और वह समझ जाता है कि शो शुरू हो चुका है। और इस तरफ विली स्टेज पर आकर अपनी स्पीच देना शुरू कर देता है कि अगर किसी दिन मार्ली पावरफुल होकर फाउंडिंग टाइटन की पावर को हासिल करने के लिए पैराडाइज आइलैंड पर अटैक करेगा तो वो इसे भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि उसके हिसाब से एल्डियंस ने बहुत ज्यादा पाप किए हैं और इन पापों की सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए। और इधर कैप्टन मेगाथ को खबर मिलती है कि सभी के सभी टाइटन वॉरियर्स गायब हैं और वो तुरंत उन्हें खोजने के लिए बैकअप भेज देता है। इस तरफ विलिस अपनी स्पीच को जारी रखते हुए कहता है कि इस वक्त वो फाउंडिंग टाइटन की पावर एरन येगर नाम के एक लड़के ने चुरा ली है राजा फ्रिट्ज से, और अगर उसने फाउंडिंग टाइटन की पावर को यूज करके रंबलिंग शुरू कर दी तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। इस तरफ एरन कहता है कि जिस दिन तुमने वो वॉल तोड़ी थी उसी दिन एक टाइटन ने मेरी मॉम को खा लिया था। राइनर बोलता है, हाँ उस दिन हमने वॉल तोड़ी थी एरन, पर सिर्फ इसलिए ताकि हम उस वॉल्स के अंदर घुसपैठ करके दुनिया को बचा सके। एरन कहता है, अच्छा तो अगर तुमने ये सब दुनिया को बचाने के लिए किया है तो भाई तुम्हारे पास तो कोई भी चॉइस नहीं होगी। अब राइनर एरन से रोते हुए माफी मांगता है, ये सब मेरी गलती है एरन, जिस दिन हमारा दोस्त मार्शल मारा गया था तो ब्रेथ होल्ड तो मिशन को रद्द करके वापस घर जाना चाहता था बस, लेकिन मैंने उन्हें वहाँ पर रोक लिया क्योंकि मुझे जेम्स बॉन्ड जो बनना था, तुम्हारी मॉम भी मेरी वजह से मारी गई है, मैं ये सब और सहन नहीं कर सकता, प्लीज तुम मुझे मारकर इस गिल्ट से आजाद कर दो। इधर विली कहता है कि मैं भी एलियंस जाति से उतनी ही नफरत करता हूँ जितना आप लोग करते हैं और उनका सफाया करने के लिए हमें एक साथ काम करना होगा। हम सभी देश अगर एक साथ मिलकर उन पर अटैक करेंगे तो हम उन डीमंस को हरा सकते हैं और मैं विली टाइबर पैराडाइज के खिलाफ एक जंग का ऐलान करता हूँ। इधर एरन राइनर से हाथ मिलाते हुए कहता है, मैं भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हूँ राइनर, सॉरी मेरे पास भी और कोई चॉइस नहीं है, मुझे आगे बढ़ते रहना होगा जब तक मेरे सभी दुश्मनों का सफाया ना हो जाए। और इतना कहकर एरन अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। राइनर फॉल्को को बचाने के लिए उसके पास जाता है। एरन अटैक टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए बाहर निकलता है और किसी डीमन की तरह दहाड़ते हुए विलीस के शरीर के 2 टुकड़े करके उसे मार देता है। अब एरन को लगता है कि विली ही वॉर हैमर टाइटन का होल्डर है, इसलिए इसे खाया। और एरन को देखकर सभी के सभी लोग डर जाते हैं बुरी तरह से और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एरन सभी के सभी मिलिट्री जनरल्स जो कि एक साथ बैठे हुए थे उन पर कूद जाता है और अपने हाथों से उन सभी को कुचलकर मार देता है। इन सभी के बीच में हम विली टाइबर की मेड को देखते हैं जो कि असल में उनकी मेड नहीं बल्कि विली की छोटी बहन लारा टाइबर होती है और इसी के पास वॉर हैमर टाइटन की पावर है और इसे मेड बनाकर रखा गया था ताकि इस पर बिल्कुल भी शक ना जाए किसी का भी कि इसी के पास वॉर हैमर टाइटन है। अब लारा वॉर हैमर टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है पर तभी एरन उस पर अटैक कर देता है और इसके बाद एरन अपने हाथों को हार्ड करके उसे बुरी तरह से मारने लगता है। और तभी लारा अब अपनी वॉर हैमर टाइटन की पावर का यूज करते हुए जमीन में से एक नुकीली सी नीडल निकालती है बहुत बड़ी, जिसमें एरन फंस जाता है और अब वो अपनी पावर से एक बहुत ही बड़ा सा हथौड़ा बनाती है और एरन पर अटैक करती है, लेकिन एरन उस अटैक से बच जाता है। और फिर लारा जमीन में बहुत नुकीले से स्पाइक्स बनाने लग जाती है जिससे एरन मूव न कर सके और पीछे से वो सोल्जर्स भी एरन पर एंटी टाइटन मिसाइल से हमला कर देते हैं और एरन अपनी गर्दन को बचाने की कोशिश करता है। इधर कॉजलो कहता है, सर हमारे पास बढ़िया मौका है, हम एरन येगर को यहीं पर मार सकते हैं। लारा अपने नुकीले हथौड़े से एरन पर अटैक करती है। एरन उससे बचने की कोशिश करता है लेकिन ये वार इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि एरन के हाथ और सिर ही अलग हो जाते हैं और एरन अपनी टाइटन से बाहर आ जाता है। पर तभी मिकासा वहाँ पर आ जाती है और उस वॉर हैमर टाइटन की गर्दन पर 6 थंडर स्फीयर से हमला करती है और वो वॉर हैमर वहीं पर गिर जाती है। और तभी बाकी के सर्वे कॉप्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन पर अटैक करके उन्हें मारने लगते हैं और उनकी एंटी टाइटन मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मिकासा ने नए
और एडवांस्ड ओडियम गियर्स पहने हुए थे। मिकासा एरन के पास जाकर उसे कहती है, एरन चलो यहाँ से चलें। और इस तरफ मिकात अपने सभी 30,000 सोल्जर्स के साथ मिलकर पूरा इंटरमेंट जोन सील कर देता है और सर्वे कॉप्स मार्ली कंट्री के सभी सोल्जर्स को चुन चुन कर मार रहे थे। जीन अपने साथियों से कहता है, गाइस हमें सिटीजन्स को कम से कम खतरे में डालना है। लेकिन फ्लॉच कहता है, क्या भाई यहाँ पे सभी के सभी लोग हमारे दुश्मन हैं। एरन को देख कैसे लड़ रहा है, वो किसी पे रहम नहीं खा रहा, हमें भी उसी की तरह लड़ना चाहिए। इस तरफ मिकासा भी एरन से कहती है, एरन तुम जानते हो ना तुमने क्या किया है इस वक्त, तुमने यहाँ के हजारों मासूम लोगों को मार दिया, इसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे यार। लेकिन एरन उसका कोई भी जवाब नहीं देता। पता नहीं भाई क्या हो गया इस एरन को, ये एरन इतना निर्दयी कैसे बन गया यार। एरन उसका कोई भी जवाब नहीं देता और वो वॉर हैमर टाइटन फिर से खड़ी होने लगती है। दरअसल ये लारा उस वॉर हैमर टाइटन के अंदर है ही नहीं, वो उसे मलबे के अंदर से कंट्रोल कर रही है। एरन मिकासा को उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है और अगर सब कुछ सही रहा तो मौका मिलते ही वो उस वॉर हैमर टाइटन को खा लेगा, जिससे उसे भी वॉर हैमर टाइटन की पावर्स मिल जाएंगी। एरन नोटिस करता है कि उस वॉर हैमर टाइटन के पैर से एक डोर जमीन के अंदर जा रही है। वो कहता है कि मुझे पता है कि इस टाइटन के साथ कुछ अलग है, क्योंकि इस टाइटन का ट्रांसफॉर्मेशन भी इसके पैरों से शुरू हुआ था, ना कि उसकी गर्दन से, जिसका मतलब है कि वो अंडरग्राउंड होकर इस टाइटन को कंट्रोल कर रही है और वो इसी रोप से उस टाइटन से कनेक्टेड है। अब एरन फिर से टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर लारा को जमीन में से बाहर खींच लेता है और देखता है कि उसने अपने आप को एक क्रिस्टल के अंदर कैद किया हुआ था, जैसा कि एनी ने किया था। अब एरन उसकी डोर को तोड़ देता है और ऐसा करते ही लारा का उसकी टाइटन बॉडी से कनेक्शन टूट जाता है और वॉर हैमर टाइटन नीचे गिर जाती है। अब एरन लारा को खाने ही वाला होता है कि तभी फाल्को जॉ टाइटन बनकर एरन पर अटैक कर देता है और सीधा एरन की गर्दन पर निशाना लगाता है। वो एरन को खाकर फाउंडिंग टाइटन की पावर को हासिल करना चाहता था, लेकिन तभी एंट्री होती है लीवाई की और लीवाई फाल्को की जबड़े को काट देता है। पूरा सर्वे कॉप्स जॉ टाइटन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी इन पर मशीन गन से हमला हो जाता है, जिसमें कुछ स्काउट्स की मौत हो जाती है। और ये अटैक किया है कार्ट टाइटन की पेंजर स्क्वाड ने, जिसके अंदर पीक है। इधर लारा भी अपनी हार्डनिंग पावर की हेल्प से एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसमें एरन का टाइटन फंस जाता है और तभी इन्हें किसी के हैवी फुटस्टेप्स की आवाज आती है और हम देखते हैं कि कमांडर ज़ीक भी यहाँ पर आ चुका है बीस्ट टाइटन की फॉर्म में। लीवाई अपने सभी के सभी सोल्जर से कहता है, मरना मत, ये मेरा ऑर्डर है। और कैप्टन लीवाई बीस्ट टाइटन पर अटैक कर देता है और दूसरी तरफ स्टेज की जमीन में से हम एक हाथ को देखते हैं और उसमें से फाल्को बाहर आकर देखता है कि ज़ीक की फाइट चल रही है सर्वे कॉप्स के साथ। फाल्को वापस आर्मर के अंदर जाता है और देखता है कि राइनर अधमरी हालत में था और फाल्को राइनर की हेल्प करने के लिए कोई मदद मांगने दौड़ता है। दूसरी तरफ इधर मिकासा एक थंडर स्पीयर से लारा का क्रिस्टल तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लारा को खरोंच तक नहीं आती। और इधर बीस्ट टाइटन सभी के सभी स्काउट्स पर पत्थर बरसा रहा था। 2 स्काउट्स ज़ीक को मारने जाते हैं, लेकिन कार्ट टाइटन की मशीन गन से खुद ही मर जाते हैं। फिर एरन लारा को खाने की कोशिश करता है, लेकिन एरन के सारे दांत ही टूट कर गिर जाते हैं। वो क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। फाल्को कहता है, एरन ये अगर हमारे सामने है, हमें जल्दी से उस पर अटैक करके फाउंडिंग टाइटन की पावर को हासिल कर लेना चाहिए। फाल्को शांत हो जाओ, 30,000 सोल्जर्स ने हमारे दुश्मनों को चारों तरफ से घेर रखा है, तो इनका यहाँ से जिंदा बच के जाने का कोई चांस नहीं है। इस तरफ हम लीवाई को देखते हैं जो कि अपनी घड़ी पर नजर रखे हुए था और दूसरी तरफ एक सोल्जर को एक छोटी सी नाव दिखती है जिसमें बैठा होता है आर्मिन। और आर्मिन बिना टाइम वेस्ट किए कोलोसल टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सभी मार्ले शिप्स और आसपास के एरिया को अपने न्यूक्लियर ब्लास्ट से उड़ा देता है। वो ब्लास्ट देखकर पीक कहती है, अबे ये क्या भाई, इन्होंने ब्रेथ होल्ड को खाकर कोलोसल टाइटन की पावर को हासिल कर लिया। इसका मतलब तो पीक का ध्यान बाकी के सोल्जर्स पर था और मौका देखते ही कैप्टन लीवाई बीस्ट टाइटन के पीछे जाकर हमला कर देता है और फिर उसकी गर्दन के अंदर एक बॉम्ब भी ब्लास्ट कर देता है और ज़ीक भी मारा जाता है। ये देखकर कार्ट टाइटन गुस्से में साशा को खाने बढ़ती है आगे, लेकिन तभी जीन वहाँ पर आ जाता है और कार्ट टाइटन की आंख में थंडर स्फीयर को ब्लास्ट कर देता है और फिर जीन के ऑर्डर पे बाकी के स्काउट्स भी पीक पर हमला कर देते हैं, जिसमें पेंजर स्क्वाड के सभी लोग मारे जाते हैं और पीक भी अधमरी हालत में नीचे जाकर गिरती है। इसके बाद हम कोलोसल टाइटन को देखते हैं जिसने उस समुद्र के किनारे पोर्ट के साथ साथ आधे शहर को भी तबाह कर दिया था। जीन पीक को भी मारने उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी फाल्को वहाँ पर आ जाता है और उसे उस पर रहम खाने के लिए कहता है। अब फाल्को को देखकर जीन थोड़ा सा हिचकिचा जाता है, लेकिन फिर भी वो थंडर स्फीयर फायर कर देता है, लेकिन तभी पीक भाव छोड़ देती है बहुत सारी, जिससे कि वो थंडर स्फीयर उन्हें नहीं लगता। पीक अपने टाइटन से बाहर आती है और हम देखते हैं कि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। बाकी के स्काउट्स फिर से फाल्को और पीक को मारने आते हैं, लेकिन कैप्टन मेगाथ की टीम गन्स फायर करके इन्हें भगा देती है वहाँ से, जिससे वो दोनों बच जाते हैं। और दूसरी तरफ जॉ टाइटन एरन का हाथ काट कर उसकी गर्दन के ऊपर पंजा मारता है और फिर एरन उसी क्रिस्टल को आगे कर देता है जिसके अंदर लारा थी। और तभी सभी लोगों को एक एयरशिप की आवाज आती है जिसके अंदर कमांडर हांजी बैठी हुई है, जो कि आर्मिन को ऑलरेडी रेस्क्यू कर चुकी है। और अब एरन फाल्को के जॉ के अंदर लारा का क्रिस्टल डाल देता है और उसके चेहरे को अपने हाथों से दबाता है, जिससे वो क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है और एरन लारा का सारा खून पी जाता है, जिससे अब एरन के पास वॉर हैमर टाइटन की पावर भी आ चुकी है। अब एरन के पास 3 पावर्स आ चुकी हैं। पहली तो थी अटैक टाइटन, दूसरी थी फाउंडिंग टाइटन की और अब तीसरी है वॉर हैमर टाइटन की। इधर एरन फाल्को को खाने ही वाला होता है कि तभी राइनर एरन के पीछे ट्रांसफॉर्म हो जाता है आर्मर टाइटन में। अब एरन और राइनर आमने सामने होते हैं। राइनर एरन पर हमला कर देता है, लेकिन एरन एक ही पंच से राइनर को दूर फेंक देता है। एरन अपनी टाइटन फॉर्म से बाहर निकलकर देखता है कि राइनर बहुत ही ज्यादा कमजोर था और तभी मिकासा वहाँ पर आ जाती है और वो मिकासा से कहता है, मिकासा मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं बची कि मैं इस राइनर को हरा पाऊं। मिकासा कहती है, तो ठीक है, अब हमें घर चले जाना चाहिए। एरन राइनर से कहता है, राइनर फिर से मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। और मिकासा एरन को लेकर उस एयरशिप में जाने लगती है। आर्मिन उन दोनों को हाथ देकर
उस शिप के अंदर लेकर आता है और साशा और कोनी जीन को हाथ देकर उसे शिप के अंदर ले आते हैं। पर नीचे हम गाबी को देखते हैं जो कि उस एयरशिप की तरफ भागने लगती है बदला लेने के लिए, और गाबी एक सोल्जर को गोली मार देती है उस एयरशिप के ऊपर जो बैठा होता है, और वो सोल्जर नीचे आ जाता है। पर वो नोटिस करती है कि उसके ओडियम गियर की वायर अभी भी शिप के साथ कनेक्टेड थी, जिसका यूज करके वो शिप के ऊपर जा सकती है। फाल्को को याद आता है कि उसने राइनर से वादा किया था कि वो गाबी की हमेशा प्रोटेक्शन करेगा, और फाल्को गाबी की बॉडी को पकड़ लेता है और वो दोनों उस शिप से जाकर टकरा जाते हैं, और गाबी उस शिप के अंदर एंटर करते ही साशा के ऊपर फायर कर देती है और साशा नीचे गिर जाती है। सभी के सभी सोल्जर्स फाल्को और गाबी को बुरी तरह से पीटने लगते हैं। साशा को तुरंत ही पट्टी बांधी जाती है, लेकिन वो समझ जाते हैं कि साशा अब नहीं बचेगी, उसकी चोट बहुत ही ज्यादा गहरी होती है। गाबी उन सोल्जर से कहती है, तुम्हारे पापों के लिए तुम सभी के सभी मारे जाओगे और तुम्हारा दोस्त एरन येगर भी मारा जाएगा, देख लेना तुम। और जीन उन दोनों को एक दूसरे रूम में ले जाता है जहाँ एरन, लिवाई और बाकी के सोल्जर्स होते हैं, और यहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा झटका भी लगता है। हम जीक को एरन के साथ बैठा हुआ देखते हैं। ये देखकर फाल्को और गाबी को समझ नहीं आता कि ये क्या मजाक है भाई, ये जीक हमें धोखा दे रहा था। जीक उन दोनों से पूछता है, अरे अबे तुम दोनों यहाँ तक कैसे आ गए? जीन लीवाई को बताता है कि ये दोनों ओडियम गियर की हेल्प से यहाँ तक आ गए, और गाबी ने साशा को गोली मार दी है और अब वो बच नहीं पाएगी। ये सुनकर आर्मिन और मिकासा रोते हुए साशा की तरफ बढ़ते हैं। हांजी रूम में आकर कहती है, तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही रहा ना जीक? और तभी उन दोनों को पता चलता है कि ये जीक गद्दारी कर है और ये इन सभी सोल्जर्स के साथ मिला हुआ है, और सारा का सारा प्लान भी उसी का ही था, और जीक के कारण ही एरन और बाकी के सोल्जर्स इतनी आसानी से मार्ले के अंदर घुस पाए थे। एरन कहता है, तो हमने मार्ले के सभी जो उनके मेन लीडर से सबको तो मार दिया है, इससे हमें काफी टाइम मिल जाएगा। और तभी कोनी रोते हुए उन्हें खबर देता है कि साशा की मौत हो चुकी है। बाहर मिकासा और अरमिन साशा की मौत पर रो रहे होते हैं। एरन और बाकी सभी सोल्जर्स साशा की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं, और एरन को पता होता है कि साशा की मौत उसकी वजह से ही हुई है। अब इसके बाद कहानी 3 साल पीछे जाती है, जब मार्ली देश ने अपनी कुछ बैटल शिप्स को पैराडाइज पर भेजा था, पैराडाइज आइलैंड पर घुसपैठ करने के लिए। लेकिन तभी नीचे से अटैक टाइटन उन पर अटैक कर देता है और उनकी पूरी शिप को उठा लेता है, और एरन उस शिप को जमीन पर लाकर रख देता है, जहां हांजी उन सभी का स्वागत करती है। इन सभी सोल्जर्स को पता चल गया था कि उस समुद्र के पार इनके एनिमीज बैठे हैं और वो कभी ना कभी इन पर हमला जरूर करेंगे, इसलिए वो पूरी की पूरी सर्वे कॉप्स रेडी थी कि जैसे ही इनकी कोई शिप यहाँ पर आएगी तो वो उन पर अटैक करके इन्हें बंदी बना लेंगे। और ये चाहते थे कि मार्ले के सोल्जर्स इनके साथ कोऑपरेट करके इन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में इंटेलिजेंस थे। और इस शिप के अंदर हम येलेना नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो कि हांजी के इन्विटेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है, तो क्या तुम ही एरन हो? मैं तुमसे मिलना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि सर्वे कॉप्स ने समुद्र के किनारे ही बहुत सारे कैंप्स लगाए होते हैं जहाँ पर सभी मार्ले कंट्री के सोल्जर्स को रखा जाता है जो कि उन पर हमला करने के लिए आए हुए थे। इसके बाद हांजी और लिवाई येलेना और एक और सोल्जर से पूछताछ करते हैं, और येलेना उन्हें बताती है कि वो टेक्नोलॉजी में धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं और वो लोग एक एयरशिप भी बनाने वाले हैं जिससे कि वो आसमान से ही इन पर अटैक कर सकते हैं। हांजी पूछती है कि अगर तुम लोग इतने ही पावरफुल हो तो उसने अब तक इन पर हमला क्यों नहीं कर दिया? हजारों की शिप लेके आओ और पैराडाइज आइलैंड को तबाह कर दो, ऐसा करते क्यों नहीं तुम लोग? येलेना बताती है कि इसके 2 कारण है भाई। पहला तो ये कि यहाँ पर बहुत सारे प्योर टाइटन्स हैं, और दूसरा कारण ये कि जब पैराडाइज ने कोलोसल टाइटन और आर्मर टाइटन को हमसे छीन लिया तो हमारा देश बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ने लग गया था और आसपास की कंट्रीज ने हमारे खिलाफ जंग छेड़ दी, और मार्ले अभी उन्हीं से निपटने में बिजी है। जैसा कि हमने इस पार्ट की स्टार्टिंग में देखा था, वो जो वॉर चल रही थी वो इसी वजह से हुई थी, और ये लड़की येलेना जीक की ही फॉलोअर होती है और उसी ने उन्हें यहाँ पर भेजा होता है। अगली सुबह उन सभी सुपीरियर कमांडर्स में एक मीटिंग होती है, और हांजी उन सभी के सामने जीक की शर्तें पड़ती है जिसे अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो जीक उनकी हेल्प करेगा। लेकिन कुछ ऑफिसर्स जीक की कोई भी बात सुनना नहीं चाहते थे क्योंकि वो 1 नंबर का गद्दारी कर गया है। लेकिन पिक्सिस कहता है कि चलो हमें एक बार तो इसकी बात सुन लेनी चाहिए कि वो आखिर उसका प्रपोजल है क्या। हांजी लेटर पढ़ते हुए कहती है कि जीक के पास एक सीक्रेट प्लान है जिनसे उनकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन इसके लिए उसे एक फाउंडिंग टाइटन और एक रॉयल ब्लड वाला ह्यूमन चाहिए, और वो उसका प्लान तभी उन्हें बताएगा जब पैराडाइज उसकी सभी की सभी शर्तों को मान लेगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि येलेना और बाकी के सोल्जर्स की हेल्प से सर्वे कॉप्स बाकी के शिप्स को भी बहुत ही आसानी से कैप्चर कर लेता है, और इस पर आर्मिन कोलोसल टाइटन बनकर सभी सोल्जर्स को डरा देता है। इसके कुछ महीनों बाद पैराडाइज आइलैंड भी टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा डेवलपमेंट करने लग गया था। मार्ले कंट्री से जो भी लोग आ रहे थे वो सभी के सभी कोऑपरेट करके इन्हें टेक्नोलॉजीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे, और इधर दूसरी तरफ एरन मिकासा और आर्मिन को कहता है कि हम टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमें और ज्यादा वक्त चाहिए रहेगा ताकि कोई भी हम पर अटैक करके हमारी इकोनॉमी को नीचे न गिरा पाए, इसलिए उन्हें मार्ले को डराना होगा ताकि वो लोग डरकर उन पर हमला ही ना कर पाए। 3-4 साल तो निकल जाएंगे इसमें, और एरन ने ठीक ऐसा ही किया और उन सभी ने मार्ले कंट्री पर एक अटैक कर दिया और वो जीक को भी अपने साथ लेकर आ गए। लेकिन इस पूरे के पूरे इंसिडेंट में बेचारी साशा मर गई। इसके बाद हम पिक्सिस के ऑफिस में देखते हैं कि येलेना सभी ऑफिसर्स को टाइटन सीरम दिखाती है जो कि वो मार्ले से चुरा कर लेकर आए थे। पिछले 3 सालों से येलेना और उसके बाकी के साथियों ने पैराडाइज के सोल्जर्स की बहुत ही ज्यादा हेल्प की होती है, ये साबित करने के लिए कि वो लोग उनके दोस्त हैं। लेकिन फिर भी कमांडर पिक्सिस इनके झांसे में नहीं आता और उन सभी को बंदी बना लेता है क्योंकि अब जीक भी इस आइलैंड पर आ चुका था, तो अगर इन लोगों का कोई धोखा वगैरह देने का प्लान हुआ तो ये पूरा आइलैंड तबाह हो जाएगा। अब इसके बाद लीवाई जीक को उसका होटल रूम दिखाता है जो कि है एक फॉरेस्ट, ताकि जीक को चालाकी करके बीस्ट टाइटन बनकर उन पर अटैक करने की कोशिश भी करेगा तो सभी सर्वे कॉप्स अपने ओडियम गियर की हेल्प से इन पेड़ों पर आसानी से मूवमेंट करके इसको मार देंगे। लीवाई को जीक पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। इधर हम गाबी और फाल्को को देखते हैं जो कि एक जेल में होते हैं, और गाबी सिर्फ एक ही बात बोले जा रही थी, मैं एरन को
मार दूंगी, मैं एरन को मार दूंगी। इसके बाद कहानी वापस 2 साल पीछे जाती है और आज इन लोगों से हुजूरू देश के लोग मिलने आ रहे थे, जो कि इकलौता ऐसा देश है जो कि पैराडाइस का दुश्मन नहीं था। और हुजूरू की तरफ से कियोमी नाम की एक औरत इनसे मीटिंग करने आती है और इन सभी को बताती है कि दुनिया को रंबलिंग से बचाने के लिए ज़ीक ने 3 स्टेप्स बताए हैं। पहला है कि वो लोग एक्सपेरिमेंट के लिए रंबलिंग शुरू करें, दूसरे देशों को डराने के लिए, दूसरा कि हुजूरू की हेल्प से पैराडाइस अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाए और उसे एक पावरफुल कंट्री बनाए जिससे कि उन्हें रंबलिंग की कभी जरूरत ही ना पड़े दूसरे देशों को डराने के लिए। लेकिन उसमें इन्हें बहुत टाइम लग जाएगा भी। और उसमें से तीसरा था कि ज़ीक जब इस आइलैंड पर आएगा तो वो अपना टाइटन रानी हिस्टोरिया को पास कर देगा, जिससे कि हिस्टोरिया के पास सिर्फ 13 साल की जिंदगी बचेगी और इन 13 सालों में हिस्टोरिया को जितने हो सके उतने ज्यादा बच्चे पैदा करने हैं, जिससे कि रॉयल ब्लड वाले लोग कभी खत्म ना हो और उस फाउंडिंग टाइटन की पावर को कंटिन्यू करा जा सके। लेकिन एरन इसके लिए तैयार नहीं था और वो कहता है कोई दूसरा रास्ता भी तो होगा भाई, हमें अपने बचे हुए टाइम में कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि कोई हमारे आइलैंड पर हमला करने के बारे में सोचे भी ना। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम हिस्टोरिया को देखते हैं जो कि एक फार्म पर है और प्रेग्नेंट है। इसके बाद हम जनरल के बीच में ज़ीक को देखते हैं जिस पर लीवाई 24 घंटे नजर रखे हुए था और दूसरी तरफ गाबी और फाल्को उस जेल से भाग जाते हैं और कियोमी पैराडाइस आइलैंड के द्वारा हाल ही में करे हुए अटैक के लिए कमांडर जैकरी को कांग्रेचुलेट करती है और पैराडाइस आइलैंड रंबलिंग की तैयारी कर रहा होता है। वो दुनिया को अपनी पावर दिखाना चाहते हैं और सभी को डराना चाहता है क्योंकि वो लोग जानते हैं कि मार्ले पर अटैक करने के बाद सभी के सभी कंट्रीज उनसे अब नफरत करने लगे हैं और उन पर बहुत ही जल्द अटैक होने वाला है। इस तरफ मार्ले को पता चल चुका है कि ज़ीक गद्दारी कर है और वो पैराडाइस आइलैंड के लोगों के साथ मिला हुआ है। उसने मरने का नाटक किया और पैराडाइस पर भाग गया और 4 साल पहले जो बैटल शिप्स पैराडाइस आइलैंड पर भेजी गई थी, ज़ीक के फॉलोअर्स भी थे उसमें और वो पिछले 4 सालों से उन्हें हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। कैप्टन मेगाथन सभी को कहता है हम भी चुप नहीं रहने वाले। ठीक 6 महीनों बाद पूरी दुनिया के मिलिट्री फोर्सेस इकट्ठा होकर पैराडाइस आइलैंड पर अटैक करेगी और इस छोटे से आइलैंड का नामो निशान मिटा देंगे। पर राइनर सजेशन देता है कि उन्हें 6 महीने तक वेट नहीं करने चाहिए, उन्हें पैराडाइस के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करना चाहिए जिसकी उन लोगों को कोई उम्मीद ही नहीं होगी। इधर आर्मिन और मिकासा कमांडर जैकरी से परमिशन मांगते हैं कि वो उन दोनों को एरन से बात करने दे, लेकिन जैकरी इन्हें मना कर देता है क्योंकि इसे एरन पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता क्योंकि एरन का बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब होता जा रहा था। आर्मिन और मिकासा वहाँ से बाहर निकल जाते हैं कि तभी उस रूम में एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। आर्मिन और मिकासा इस हमले से बाल बाल बच जाते हैं लेकिन जैकरी की मौत हो जाती है। उन सभी को खबर मिलती है कि एरन जेल तोड़कर फरार हो गया है और उसके साथ साथ जिन भी लोगों को जेल में डाला गया था वो सभी लोग भाग गए हैं और इन लोगों को येगरिस्ट नाम दिया जाता है जिसे वह सोल्जर फ्लॉच लीड कर रहा है। और हम एरन को भी देखते हैं और ये बॉम्ब ब्लास्ट एरन ने ही करवाया था। फ्लॉच एरन से कहता है कि अगर एल्डियन एम्पायर को कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम हो एरन। अब स्काउट्स को समझ आ जाता है कि एरन अब सीधा ज़ीक से मिलने जाएगा और वो ज़ीक के साथ ही मिला हुआ है और उन्हें एरन को रास्ते में ही रोकना होगा। लेकिन कमांडर पिक्सिस कहता है भाई नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। एरन से लड़ने में दोनों तरफ से ही हमारे ही सोल्जर्स मारे जाएंगे, इससे हमारा ही नुकसान है। और दूसरी तरफ ज़ीक लीवाई को बताता है कि उसने पहले कॉर्नी के विलेज के लोगों को टाइटन्स में कैसे बदला था। असल में ज़ीक ने इस गाँव में एक गैस लीक की थी जिसमें ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड मिला हुआ था और अब क्योंकि ज़ीक एक रॉयल ब्लड का मेंबर है तो उसके पास एक स्पेशल एबिलिटी है कि अगर कोई एल्डियन ज़ीक के स्पाइनल फ्लूइड का कोई एक बूंद भी पी ले या उसके बॉडी में किसी न किसी तरीके से एंटर कर जाए तो वो ज़ीक के चिल्लाने भर से ही वो इंसान एक प्योर टाइटन में बदल जाता है और इन्हें कंट्रोल कर सकता है जैसे मर्जी वैसे। और इसी वक्त एक स्काउट लीवाई को बताता है कि एरन येगर भाग चुका है और एरन के साथ साथ कुछ और सोल्जर्स ने उनके साथ गद्दारी कर ली है और लीवाई समझ जाता है कि ये प्लान पक्का ज़ीक और येलेना का है और अब एरन ज़ीक को मिलने यहाँ पर आने वाला है। और वो सोल्जर लीवाई से बताता है कि पिक्सिस ने आदेश दिए हैं कि उन्हें इसी वक्त एरन को मारना है। अब ये सुनकर लीवाई बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उन्होंने ना जाने कितनी ही बार एरन को बचाया है। हजारों सोल्जर्स मारे गए हैं एरन के पीछे। लीवाई को पूरी उम्मीद थी कि एरन ही उन्हें आजादी देगा, लेकिन अब ये एरन ही साला गद्दारी कर हो रखा है। और हमें पता चलता है कि मार्ले कंट्री को जिस भी कंट्री पर अटैक करना होता था तो उस कंट्री के खाने में ज़ीक का स्पाइनल फ्लूइड मिला देते थे और फिर ज़ीक की एक आवाज से ही वो सभी लोग टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर अपने ही शहरों को तबाह करना शुरू कर देते थे। दूसरी तरफ हम गाबी को देखते हैं जिसे आर्मिन और मिकासा ने ढूंढ लिया था। गाबी उन्हें कहती है आप लोग मुझे प्रोटेक्ट क्यों करके रख रहे हो, आप लोगों ने मुझे अभी तक मारा क्यों नहीं, मैं तो जेल छोड़कर भाग गई थी ना। तभी आर्मिन बोलता भला हम तुम्हें क्यों मारेंगे यार, तुम तो एक छोटी सी बच्ची हो, तुम्हें पता है मैं किसी को जानता हूँ जो बिल्कुल तुम्हारी ही तरह है। और तभी एरन वहाँ पर आ जाता है जिसने अपना हाथ काटा हुआ था, जिसका मतलब है वो किसी भी वक्त टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अभी अब एरन के साथी सोल्जर्स हांजी को पकड़ लेते हैं और फ्लॉच हांजी स्क्वाड को बंदी बनाकर ले जाता है वहाँ से और दूसरी तरफ एरन उन सभी के पास आकर बैठ जाता है। तो गाइस क्या लगता है आपको इन लोगों का प्लान क्या है और ये एरन मिकासा और आर्मिन से ही क्यों गद्दारी करने में लगा हुआ है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और गाइस इसी के साथ इस सीरीज का 8th पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और इसका अगला पार्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। इस वीडियो पर प्लीज 4000 लाइक्स का टारगेट पूरा कर देना। तो ठीक है गाइस और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।